1857 के विद्रोह में दो पार्टियों के बीच में विद्रोह हुआ। एक थे भारतीय जो विद्रोही थे, जिसमें भारतीय जमींदार, नवाब इत्यादि बहुत सारे लोग शामिल थे, और दूसरे तरफ जो पक्ष था जिसके खिलाफ विद्रोह किया गया था वो अपोजिशन पार्टी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतीय विद्रोहियों का साथ किसने किसने दिया हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब कंपनी का साथ किसने किसने दिया, या हमारे भारतीय विद्रोहियों का के विरोधी कौन कौन थे जिन्होंने हमारे विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया, वो का उसका लिस्ट हम यहां देखेंगे। कंपनी सपोर्टर जिन्होंने कंपनी का साथ दिया, तो एक तो कंपनी खुद थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी जो भारत में काम कर रही थी, उसकी सेना, उसके कमांडर, उसकी नौसेना, उसके जितने तामझाम थे वो पूरा, और उसको साथ मिल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट यूके से। यूके से में जो ब्रिटिश राजा था, ब्रिटिश की सरकार थी, वो पूरा समर्थन दे रही थी, ठीक है, कि आप जो है बिना किसी डरे, बिना किसी झिझक के, हमारी बिना मर्जी के जो लगे वो बेहतर से बेहतर वहां पर करो। तो यहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था, लेकिन समर्थन था। राजपूत, भारत में जो राजपूत बच गए थे, आमेर अंबाला और ये सब, ये मेवाड़ वगैरह, मारवाड़ वगैरह, तो ना तो राजपूतों ने साथ दिया और ना ही वे राजपूत जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती थे, जिसको राजपूताना रेजिमेंट कहा जाता था, तो ना तो राजपूत रूलर्स ने विद्रोहियों का साथ दिया और ना ही राजपूताना रेजिमेंट्स ने, बल्कि ये दोनों राजपूत शासक और राजपूताना रेजिमेंट ये अंग्रेजों के वफादार बने रहे। पटियाला, पंजाब जो आज का पंजाब है, उसमें कई प्रांत आते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि आज का पंजाब, जिसमें उस समय छोटे छोटे कई प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे पटियाला, कपूरथला, नाभा और इसके अलावा जिंद, ठीक है, ऐसे कई छोटे छोटे प्रांत, तो पूरा पंजाब प्रांत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये विद्रोह सफल रहा तो इसके बाद मुगल शासन स्थापित हो जाएगा भारत में, क्योंकि पूरा विद्रोह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बनाने के बाद लड़ा गया था। अर्थात अगर ये विद्रोह सक्सेसफुल होता तो एक बार फिर से मुगल सल्तनत स्थापित हो जाती, मुगल बादशाहत स्थापित हो जाती भारत में, और बहादुर शाह जफर उसके जो है बादशाह बनते। और सिखों को मुगलों से हमेशा दिक्कत रही है, इसलिए जो सिख थे पंजाब के, वो नहीं चाहते थे कि वापस से यहां पर जो है मुगल सल्तनत, मुगल क्या जो शासन है वो वापस आए। इसलिए पटियाला से राजा नरेंद्र सिंह, कपूरथला राजा रणधीर सिंह, नाभा से राजा हीरा सिंह, और एक और आपको मिलेगा आगे जिंद, ठीक है, तो जिंद भी जो है उस समय के पंजाब का एक प्रिंसली स्टेट था। तो पूरे पंजाब के अंदर जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने जो है विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, कंपनी का साथ दिया। यहां और सिख ने भी, सिख लोगों ने और सिख रेजिमेंट ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। उसका कारण मैं बता दिया आपको, ठीक है। जोधपुर, राजस्थान में भी लगभग पूरा राजस्थान अंग्रेजों के साथ में था। जोधपुर, और क्योंकि अब ये सब मैं बता चुका हूं आपको, राजपूत, तो राजपूत सब वही थे राजस्थान में। जोधपुर है, जयपुर है, आमेर है, अलवर है, ठीक है, ये तो तमाम। तो जोधपुर से जो राजा थे वो थे राजा तख्त सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ग्वालियर से सिंधिया। अब यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब विद्रोह हुआ था तो दिल्ली ग्वालियर नजदीक है, तो ग्वालियर की जनता ने तो विद्रोहियों का साथ दिया था, लेकिन जो वहां का राजा था सिंधिया और उसकी सेना, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो ग्वालियर की जनता, इसलिए ग्वालियर मैंने नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ग्वालियर लिख देते तो बस समझ लेते कि ग्वालियर माने वहां का राजा, वहां की जनता, वहां की सेना, सब कुछ। जनता विद्रोहियों का साथ दिया था, लेकिन वहां की सेना और वहां के राजा ने ब्रिटिश का समर्थन किया था। रामपुर, ठीक है, रामपुर उत्तर प्रदेश में एक प्रिंसली स्टेट था, वहां के शासक थे नवाब यूसुफ अली खान, ये अंग्रेजों का साथ दिए थे। गुरखा, नेपाल में, ये पूरे नेपाल में नेपाल की जो गुरखा लोग भारत में रहते थे, और गुरखा रेजिमेंट भी था ब्रिटेन की सेना में, भारत में, ये कंपनी की सेना में। तो भारत में रहने वाले गुरखा रेजिमेंट और नेपाल की सरकार, इन सब ने, यानी नेपाल से जुड़े हुए सब लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया।
उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जंग बहादुर राणा, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं कहना चाहिए, राजा हुआ करते थे, नहीं प्रधानमंत्री, सॉरी, ठीक है, प्रधानमंत्री थे जंग बहादुर राणा, और जनरल जो थे सेना के सेनापति वो थे जनरल DS राणा, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग में थे इंटेलेक्चुअल क्लास। इंटेलेक्चुअल क्लास माने भारत के जो इलीट क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे वर्ग के, जो अपर और मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग, इलीट लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, क्योंकि इनको यह लगता था कि अगर ये विद्रोह सफल हो गया तो भारत में जो आधुनिकीकरण हो रही है, ये आधुनिकीकरण को पसंद करते थे। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी बोलचाल, भारत में रेल का चलना, टेलीग्राफ, टेलीफोन, टीवी, ये तमाम आधुनिकीकरण जो भारत में हो रहे थे, उससे ये इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे वर्ग प्रभावित थे, और इसलिए ये नहीं चाहते थे कि ये विद्रोह सफल हो। इसलिए इन्होंने दबे छुपे रूप से अंग्रेजों का ही साथ दिया। कौन विद्रोही कहां छुपा है, कब कौन कहां हमला करेगा, ये तमाम सूचनाएं ये इंटेलेक्चुअल क्लासों के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंच जाया करता था। इसके अलावा जमींदार वर्ग, जमींदार अंग्रेजों के बहुत बड़े हितैषी थे, जमींदार, मनी लेंडर्स, ठीक है, यानी वो तमाम वर्ग भारत के जिनको अंग्रेजों से फायदा था, ठीक है, वो क्यों अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे? तो जमींदार वर्ग, जो कार्नवालिस ने जमींदार बनाया था भारत में, ठीक है, उनका बड़ा रुतबा बढ़ता था, उनके पास अपनी एक लठैत लोगों की सेना होती थी, उनको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, उनको न्याय करने का अधिकार था। तो जमींदारों का बड़ा भौकाल था अंग्रेजों के रहते। ये भौकाल जमींदारों का मुगल शासन के काल में नहीं था, ठीक है, इसलिए वो चाहते थे जमींदार लोग कि हमारी यह भौकाल बनी रहे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके अलावा मनी लेंडर्स, बड़े बड़े बैंकर, साहूकार, बनिया, ये तमाम लोग जिनको अंग्रेजों से फायदा था, उन्होंने साथ दिया। सिख, ठीक है, सिख रेजिमेंट भी और सिख लोग भी, पठान लोगों को भी मुगलों से बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि पठान ज्यादातर अफगानीज होते हैं, ठीक है, और ये अफगान और मुगलों की भी हमेशा से क्लैश चलता रहा है, तो वो नहीं चाहते थे कि भारत में वापस मुगल सल्तनत आए, मुगल साम्राज्य वापस आए, इसलिए पठान रेजिमेंट, सेना में पठान रेजिमेंट भी होता था, पठान लोगों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। ओवरऑल 21 प्रिंसली स्टेट्स, 21 हमारे देसी रियासत ऐसे थे, ऐसे रजवाड़े थे 21 जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिनमें आपको मैंने ऊपर बहुत सारा लिख दिया है, जैसे पटियाला, कपूरथला, नाभा, फिर जोधपुर, है ना, सिंधिया में ग्वालियर, रामपुर, ये तमाम लिख दिया। इसके अलावा भोपाल, ठीक है, भोपाल में भी एक लेडी वहां पर शासन करती थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, कभी ना कभी नोट पे लिखा दूंगा, ठीक है। अजयगढ़, ये अजयगढ़ भी मध्य प्रदेश में, भोपाल, अजयगढ़, रीवा, ये 3 मध्य प्रदेश के क्षेत्र थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, विद्रोहियों का नहीं दिया था। साउथ इंडिया तक जो है जनरली पहुंचा नहीं था, लेकिन जहां थोड़ी मोड़ी पहुंच गया था वहां पर भी, जैसे मैसूर है तो मैसूर ने साथ दिया अंग्रेजों का, हैदराबाद है, त्रावणकोर है, TVN लिखा मैंने त्रावणकोर, और राजस्थान में तो मैं आपको ऊपर लिखा है जोधपुर हो गया ऊपर जैसे, या जयपुर, भरतपुर, अलवर, ठीक है, और पंजाब में जिंद। तो कुल मिला के लगभग 21 रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि इसके 2 कारण थे। पहला कारण, कहीं ना कहीं इनको अंग्रेजों से फायदा रहा होगा किसी भी प्रकार से, चाहे वो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, चाहे वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, चाहे जो भी कारण रहा हो, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये कि इनमें से बहुत सारे लोग वापस भारत में मुगल साम्राज्य को नहीं चाहते थे। अब उनके भी कई कारण हो सकते हैं, तो इन 2 कारणों से, ठीक है, लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। न्यूट्रल एक्टर, इस विद्रोह में न्यूट्रल कौन था, माने जो ना विद्रोहियों के साथ था और ना जो वो था, उनमें थे मुस्लिम उलेमास, मुस्लिम जनता की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम जनता तो विद्रोहियों के साथ थी, लेकिन जो हायर क्लास के मुस्लिम थे, उलेमा, जिनको पूरे कौम की तरफ से डिसीजन मेकिंग का पावर था, ये मुस्लिम उलेमा अंदर ही अंदर चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता बनी रहे, ठीक है, लेकिन खुलकर के ना तो उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया और ना ही विद्रोहियों का साथ दिया। एक्सेप्ट दिल्ली के 2 बड़े बड़े वो थे मौलाना, उन मौलानाओं ने विद्रोहियों का साथ दिया था, ठीक है। उन मौलानाओं का मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, लिख दिया, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मौलाना मोहम्मद कासिम नवनातवी, ये दिल्ली में एक मौलाना थे, और दूसरे थे मौलाना राशिद अहमद गंगोही। इन दोनों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। अगर मैं अपर क्लास के मुस्लिम्स की बात करूं, उनमें से ये 2 अपवाद हैं जिन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था, बाकी ज्यादातर मुस्लिम उलेमास इस विद्रोह में
दबे मन से अंग्रेजों का समर्थन करते थे, विद्रोहियों के अगेंस्ट थे, लेकिन खुले तौर पर उन्होंने अंग्रेजों का भी साथ नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि उसमें वो तलाश रहे थे कि पहले वो फंडामेंटल कैरेक्टर देखेंगे कि इसमें जिहाद का एलिमेंट इन्वॉल्व है या नहीं, यदि है तो हम परमिशन देंगे, नहीं है तो नहीं। तो उन्होंने देखा कि इसमें जिहाद जैसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया था। खैर ये बात ठीक है। लॉर्ड कैनिंग टर्म्ड अबाउट द रोल ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये पीआर माने प्रिंसली स्टेट्स। अब ये जो 21 प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया इस विद्रोह में, इन्हीं 21 प्रिंसली स्टेट्स के कारण अंग्रेजों की विद्रोह में जीत हुई थी। क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स जहां-जहां से भारत के विद्रोही लोग गुजरते थे, ये प्रिंसली स्टेट उनको अपने यहां शरण नहीं देते थे, खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, या कई लोग इतनी चालाकी करते थे कि अपने यहां पर रुकने खाने की व्यवस्था कर दी और संदेश भेज दिया अंग्रेजों को कि लोग यहां छुपे हैं, और अंग्रेज अपनी सेना की पलटन लेके आती थी और सारे विद्रोहियों को मार डालती थी। ठीक है, तो बड़ा नमक जो है हरामी किया है किसने, इन प्रिंसली स्टेट्स ने विद्रोहियों के लिए। तो इन प्रिंसली स्टेट्स के कारण ही ब्रिटिश सत्ता भारत में बची रही। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1858 में जब युद्ध खत्म हो गया तो स्टेटमेंट दिया था बैक वाटर्स इन द स्टॉर्म्स, किसके बारे में, प्रिंसली स्टेट, कि प्रिंसली स्टेट्स ने हमारे लिए वही काम किया जो तूफान के समय जो एक पश्च जल, बैक वाटर, ठीक है, यानी तूफान के समय जो सहारे की भूमिका होती है, एक प्रकार से आप ये समझ लें, वही काम हमारे लिए इन प्रिंसली स्टेट्स ने किया। यानी अगर तूफान आया और हमारे पास कोई सहारा ना हो, यानी डूबते को तिनके का सहारा, स्टॉर्म्स इन बैक वाटर्स इन द स्टॉर्म का मतलब डूबते को तिनके का सहारा। तो अंग्रेज डूब रहे थे, उनको सहारा मिला प्रिंसली स्टेट्स का। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है इन प्रिंसली स्टेट्स ने। ठीक है, और जिन प्रिंसली स्टेट्स ने अंग्रेजों का साथ निभाया था वो आज सब बढ़िया खुशहाल है, मगन है, उनको अंग्रेजों का आज भी पूरा समर्थन जो है वो मिलता है। और उस समय भी विद्रोह के बाद जब विद्रोह हुआ था, खत्म हुआ था, तो इन सारे प्रिंसली जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इनको अंग्रेजों ने बड़े बड़े पुरस्कार दिए थे, इनका प्रमोशन कर दिया गया था, इनको तमाम प्रकार की छूट सुख सुविधा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को लंदन में जगह रहने को मिल गए थे। ठीक है, लंदन में लोग जाकर के घूम सकते, रह सकते, घर खरीद सकते, ऐसे तमाम छूट और रियायतें इन लोगों को दी गई थी। ठीक है, और जिन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था उनको फांसी से लटका दिया गया था सीधे सीधे। ठीक, चलिए अब ये तो पूरी कहानी हो गई कि एक तरफ कौन थे, दूसरे तरफ कौन थे। अब हम देखते हैं कारण, विद्रोह के कारण क्या थे। तो ये जो 1857 का विद्रोह हुआ, पहली बात तो ये समझना है कि ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। जनरली अगर हम देखें तो 1757 से भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया था कंपनी ने, और 1757 के बाद ही वो आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, सामाजिक नीति, प्रशासनिक नीति, सैनिक नीति, सभी प्रकार की नीति भारत के लोगों के लिए बनाना शुरू कर दिया। और वो नीति कोई भी बनाए, तमाम नीतियां शोषणकारी थी। तो 100 साल के शोषण को झेलते झेलते जब सभी प्रकार से भारतीय जनता थक गई, वे जनता जिनको इससे कष्ट था, लेकिन वे भारतीय जनता जिनको इनसे मजे थे, जमींदार वर्ग, नवाब वर्ग, रूलर वर्ग, उनकी बात नहीं कर रहे, आम जनता जो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से परेशान थी, वो 100 साल का शोषण सहते सहते जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, और कोई एक कारण से शोषण नहीं हो रहा था, सामाजिक क्षेत्र में भी शोषण हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र में भी हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो रहा है, गोरे काले का भेद भी हो रहा है। ठीक है, तमाम शोषण के कारण जो 100 सालों का शोषण था, उसका जब घड़ा 1857 में भरा, तब एक बड़ा विद्रोह हुआ 1857 का। तो 1857 के विद्रोह का कोई एक कारण या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड का कारण नहीं है, पिछले 100 सालों के जितने कारण थे उस सारे कारण इकट्ठे हो गए और 1857 का विद्रोह हुआ। इसके कारण में हम देखेंगे अ सेट ऑफ मल्टीपल कॉजेस बेस्ड अपॉन सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल मूव्स ऑफ द ब्रिटिश व्हिच सेट एज अ फायर, अर्थात अंग्रेजों की पिछले 100 सालों से जितने प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जितनी नीतियां रही हैं, उन सभी नीतियों ने जो भारतीय लोगों का शोषण किया है, उन सभी नीतियों का समुच्चय जब बनता है, सेट बनता है, वो सभी कारण शामिल हो जाते हैं इस रिवोल्ट में। और अंग्रेजों की ये तमाम जो नीतियां थी, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसीज, इन्होंने भारतीय जनमानस के
दिलो दिमाग में एक आग उत्पन्न कर दिया था। बस जरूरत थी उसको एक चिंगारी देने की। 1857 में जो घटना घटी, वो चर्बी लगे कारतूस, ये घटना थी। इस घटना ने चिंगारी डाल दी। पेट्रोल पहले से भरा था सबके मन में, असंतुष्टि सबके मन में भरी हुई थी। चिंगारी देने का काम 1857 के विद्रोह ने किया और यहां से फिर जो सभी प्रकार के शोषित, दलित, प्रताड़ित लोग थे, जब उनको लगा कि एक शुरुआत हो चुकी है अंग्रेजों के खिलाफ, हम भी प्रताड़ित हैं, तुम भी प्रताड़ित है, तो चलो सब मिल करके, तो कुछ लोग स्पष्ट रूप से, कुछ लोग खुले तौर पर, कुछ लोग अप्रकट रूप से सामने आए। 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, ओवरऑल ये जो कारण थे 1857 के विद्रोह के, इनको हम दो भागों में बांटेंगे। एक को हम देखेंगे फंडामेंटल या जनरल कॉजेस, और दूसरे जो कैपिटल बी में है, आगे चल के हम देखेंगे, उसको हम बोलेंगे इमीडिएट कॉजेस, माने तात्कालिक कारण और आम कारण। फंडामेंटल माने मूलभूत और जनरल माने आम। तो मूलभूत या आम कारण, मूलभूत या आम कारण का मतलब क्या है? कैरीड आउट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1757 से 1857, इस 100 साल के पीरियड में जो सभी कारण बने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उन कारणों को इकट्ठे मिलाकर के हम बोलते हैं फंडामेंटल या जनरल कॉजेस। और जिस घटना ने चिंगारी का रोल प्ले किया, उसको हम बोलेंगे तात्कालिक कारण। तो कैपिटल बी में हम पढ़ेंगे तात्कालिक कारण बाद में। अभी हम देखते हैं फंडामेंटल या जनरल कॉजेस में कौन कौन से कारण शामिल है। तो पहला है इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। तो ये सारे आर्थिक कारण मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अंग्रेजों की जितनी आर्थिक नीतियां थी, जिनके कारण उन्होंने भारत को कंगाल बना दिया, सोने की चिड़िया को, एक आत्मनिर्भर देश को अंग्रेजों के अधीन कर लिया, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, वो तमाम कारण यहां पर आएंगे। जैसे कि न्यू टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, नए प्रकार के जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आए, उनसे भारत के किसानों की हालत खराब हो गई, भारत में कृषि की हालत खराब हो गई, भारत में भूमि की हालत खराब हो गई, अंग्रेज मालामाल हो रहे थे। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत में जो इंडस्ट्रीज थी उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। फेमाइन, भारत में कभी भूख और अकाल नहीं पड़ता था। इन हमारा के समय में भारत में लगातार भयानक अकाल आए, एक बार के अकाल में 30-30 लाख लोग मर रहे थे। ठीक है, ये सब उनकी आर्थिक नीतियों का कारण था। इधर अकाल पड़ रहा है, इधर ये लोग जश्न मनाते थे, इनको भारतीय जनता से कोई मतलब नहीं, कोई संवेदना नहीं थी इनको भारतीय जनता की प्रति। ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, कैश क्रॉप्स उगाइए, फूड ग्रेन्स मत उगाइए, इसी का रिजल्ट था फेमाइन। इंडेप्टनेस ऑफ फार्मर, अब नकदी कर देना है तो फार्मर्स को कैश क्रॉप्स उपजाना पड़ेगा, साथ में मनी लेंडर से पैसा उधार लेना पड़ेगा। तो कर्जा धीरे धीरे किसानों पर इतना ज्यादा बढ़ गया कि बेचारे कर्ज के बोझ तले मर गए। ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से धन की निकासी, यूनिलैटरल फ्री ट्रेड, एक तरफा मुक्त व्यापार। ठीक है, मेकिंग इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटेन, भारत को ब्रिटेन में बने हुए माल का बाजार बना दिया और कच्चे माल के लिए भी एक सोर्स बना दिया। तो ये सब तमाम चीजें हम पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, कंप्लीटली इन सब का मिला जुला प्रभाव ये हुआ कि कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल इकोनॉमी, इन सब का प्रभाव ये हुआ कि भारत की जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, पॉटरी इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, भारत की जितनी परंपरागत इंडस्ट्री हमारे रूरल और कॉटेज लेवल पे चलते थे वो सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। ठीक है, जिसके कारण माइसरी माने बड़ी दयनीय स्थिति हो गई भारत के लोगों की। गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू लैंड रिलेशन, एक्सट्रीम टैक्सेशन, ये तमाम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा अदर में कुछ और भी इकोनॉमिक अगर आपको फैक्टर याद आ जाए जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, वो तमाम कारण जोड़ दीजिए। अब आप बताइए कि किसी के साथ 100 सालों में इस प्रकार से उसके साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा हो तो एक ना एक दिन तो उसको फूटना है। ठीक है, तो यही इसका आर्थिक कारण था। फिर देखते हैं सोशियो कल्चरल कारण, सोशियो कल्चरल कॉज, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। रियून ऑफ आर्ट एंड कल्चर, भारत की पूरी आर्ट एंड कल्चर को बर्बाद कर दिया। क्योंकि पहले राजा महाराजा होते थे तो संगीत का, इतिहास लेखन का, कविताओं का, ठीक है, तमाम प्रकार के कला, साहित्य, जादू टोना और जो राजा के दरबार में दिखाए जाते तलवारबाजी, घुड़सवारी, ठीक है, भारतीय ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान करना, क्षत्रियों द्वारा अपने कर्म करना, तो पूरी जो आर्ट एंड कल्चर थी उस आर्ट एंड कल्चर को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। फॉरेन नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी हमेशा से भारतीयों के लिए विदेशी रही,
भारत की संस्कृति क्या है, भारत की मान्यता क्या है, भारत की बिलीफ्स क्या है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने सत्ता के नशे में चूर होकर के अपने हिसाब से काम करती थी, ठीक है। डैम फूल, स्वाइन, डॉग, बस यही समझती थी इंडियंस को, ठीक है। और वो अपना शासन अपने सत्ते के नशे में करती रही। उनको भारतीयों से कोई लेना देना नहीं, भारतीय उनके लिए पराये व्यक्ति थे, जानवरों से गए व्यक्ति थे। उन पर शोषण करना, उन पर शासन करना, यही उनका लक्ष्य था। प्रोहिबिशन इन सोशल कस्टम्स, हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज उस पर तरह तरह का रोक लगाया, ठीक है। किसी जैसे सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, फलाने ढिकाना, हालांकि बाल विवाह है। तो आज की दृष्टि में देखें तो वो सारी कुरीतियां ठीक हुआ कि दूर हो गया, लेकिन बात यहाँ इंटेंशन की, किस इंटेंशन से उन्होंने दूर किया था, अपना मार्केट बेस बढ़ाने के लिए। तो उस समय के जो लोग थे वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, कट्टरपंथी लोग थे। उनको अपने धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे, ठीक नहीं लगा। अगर हमारे भारतीय राजे महाराजे करते तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे भारतीय राजे महाराजे हमारे अपने थे, ठीक है। तो हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज है उन पर कई प्रकार से रोक टोक लगाया इन्होंने, तीर्थ यात्रा नहीं जाना, तमाम प्रकार के मुंडाली होना, ये सब, ठीक है। सेना में पंडित जी तिलक नहीं लगा सकते, सरदार जी पगड़ी नहीं बांध सकते, ठीक है। तो ये तमाम इस प्रकार से रोक टोक लगाना शुरू किया। इससे भी जनता जो है वो परेशान थी। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का पश्चिमीकरण कर दिया। पिछले में मैं पढ़ाया और कैसे पश्चिमीकरण कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा ले आए, मटेरियल थिंकिंग ले आए, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार से पश्चिमीकरण कर दिया भारतीय लोगों का। मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, रेलवे, दुनियादारी, तमाम चीजों से जो है भारतीय समाज में एक प्रकार से हस्तक्षेप हो रहा था। रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ये क्रिश्चियन मिशनरीज गरीब इलाकों में घूमते थे, उनको जबरन क्रिश्चियन बनाते थे, ठीक है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज सेना में भी पाए जाते थे। हमारे यहाँ के सैनिक लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया जाता था, ठीक है। तो कुछ लोग कहते थे कि सेना में एक टोपी चलती थी, वो टोपी जो है वो गाय और सुअर के खाल से बनती थी, और जो कारतूस चलाने को दिया जाता था उसमें ग्रीस लगा होता था। उस ग्रीस में भी जो घी टाइप का एक ग्रीस जो होता है, चिकना पदार्थ, वो जो बनाया जाता था चर्बी, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया। ये सब इसलिए था ताकि इनका हिंदू मुसलमान का धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए, उनको क्रिश्चियन बना दिया जाए, ठीक है। तो ये तमाम ऐसे प्रयास उनके द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा किए गए। इससे भी लोगों को लगा कि हमारा धर्म संकट में है, ठीक है। और उस समय लोगों के मन मस्तिष्क में विचार ये था कि प्राण चला जाए पर चला जाए पर धर्म न जाए। इसके अलावा जो है सेंडिंग सिपाही ट्रूप्स अक्रॉस सी, उस समय हिंदुओं लोगों को ये माना जाता था कि समुद्र पार करना धर्म के विरुद्ध है, लेकिन जो भारतीय सेना यहां पर थी उनको समुद्र पार बर्मा में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था, ठीक है। तो समुद्र पार करके बर्मा जाना हमारे भारतीय सैनिकों के लिए ठीक नहीं था। तो इन सब चीजों से भी फर्क पड़ा। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, पीछे की वीडियो में मैं आपको सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ाया है, उसमें आप देख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण में क्या आ जाएगा, मॉडर्न जो पुलिस है, सेना है, न्याय व्यवस्था है, जो भारत की परंपरागत पुलिस, सेना, न्याय व्यवस्था थी उसको बर्बाद कर दिया गया, और मॉडर्न पुलिसिंग, नई पुलिस व्यवस्था ले आई जिसमें पुलिस भी शोषणकारी, मिलिट्री भी शोषणकारी, जस्टिस सिस्टम जो उसका था वो इतना टफ था कि आम आदमी के समझ में नहीं आ रहा, आज तक समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े वकील चाहिए कानून व्यवस्था को समझने के लिए, ठीक है। तो ये सब भारतीय लोगों को ठीक नहीं लगा। डीवेयरिंग इंडियन फ्रॉम हायर ऑफिसेस, बड़े पदों में भारतीय लोगों को भर्ती नहीं करते थे, ठीक है। छोटे प्यून टाइप के लेवल पे भारतीय लोगों को काम धंधा मिलता था। इसके अलावा भारतीय लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता था, एक पद में हो तो जीवन भर उसी पद में रहोगे। हाई सैलरी, उच्च वेतन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। रिस्पेक्ट, सरकारी नौकरी में हो भी तो तुम्हारे बराबर का जो यूरोपीय व्यक्ति है उसको काफी सम्मान मिलता था, तुमको नहीं मिलता था। तो तमाम भेदभाव वाली वेरियस पॉलिसी इंटरवेंशंस, अनेक नीतियां बना करके उन्होंने भारतीय प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप किया। जैसे डीवाई माने डायरकी, बंगाल में जो द्वैत शासन लाया गया था। एसए माने सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि लाई गई थी, और सहायक संधि में क्या था, आप अपनी विदेश नीति नहीं बना सकते, आप पड़ोसी राज्य से संबंध नहीं रख सकते, ये सब प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय नीति, ठीक है। इन तमाम कारणों से भी जो है भारत के राजा महाराजा लोग प्रताड़ित थे, और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण, डिफरेंटली ट्रीटमेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस। ब्रिटेन के भारत में जो कंपनी थी वो कंपनी यहाँ पर शासन प्रशासन करती थी, तो उसमें भारतीय लोग भी थे, अंग्रेज लोग भी थे। अब भारतीयों के साथ हमेशा सेकंड क्लास का व्यवहार होता था और अंग्रेजों के खिलाफ फर्स्ट क्लास का व्यवहार होता था। तो लोगों में भेद करना, ठीक है। जबकि पॉलिटिकल अवेयरनेस पूरे यूरोप में आ चुका था, जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस,
ह्यूमनिज्म, ये तमाम बातें इंग्लैंड में हो रही थी, लेकिन उन नियमों का पालन यहां पर नहीं था। तो ब्रिटेन के लोगों को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार थे, उनको जस्टिस था, उनको लिबर्टी था, उनको इक्वलिटी था। भारतीय लोगों को कुछ भी पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल नहीं थी। पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, कंपनी ने कुल मिलाकर के इस प्रकार से अपनी पॉलिसीज बनाई कि भारत के राजा महाराजा, जनता भारत की, कृषि भारत के उद्योग पूरे पर उनका इफेक्टिव कंट्रोल बना रहे। माने वो जब चाहे तब भारत की कृषि, भारत के उद्योग, भारत के राजा, भारत की सामाजिक व्यवस्था को जैसा चाहे घुमा फिरा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कंट्रोल करके रखा भारत के मामलों में। एबोलिशन ऑफ पेंशन, ठीक है, हमारे राजा महाराजाओं को पेंशन खत्म कर दिया, टाइटल उपाधियां खत्म कर दी, गोद लेने का अधिकार छीन लिया, ठीक है। ट्रीचरी विद देयर प्रॉमिसेस एंड राइटिंग्स, अंग्रेज लोग इतने हरामखोर थे कि कभी भी अपने वादे का सम्मान नहीं करते थे, चाहे वो मौखिक वादा किया हो, चाहे स्टाम्प में लिख के दिया हो, हमेशा वादा खिलाफी करना इनके खून में रहा है, ठीक है। तो इनके एक ये कारण भी था, राजा महाराजा को योर हाइनेस कह के तमाम वादे और प्रॉमिसेस कर देते थे, और जब वक्त आता था तो बोलते थे हमने ऐसा कहा ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब कारण बने अल्टीमेटली विद्रोह करने के। मिलिट्री कॉलेज, सैनिक कारण, सैनिकों के लिए क्या दिक्कत थी? सेना, सिपाहीज वर पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भारतीय सिपाही थे उस समय भारत में 70-80% लोग किसान ही हुआ करते थे, कृषि के अलावा कोई बड़ा पेशा नहीं था। तो किसान का बेटा ही छोटा मोटा उद्योग कर रहा है, किसान का बेटा ही पंडिताई कर रहा है, किसान का बेटा ही व्यापार कर रहा है, किसान का बेटा ही सेना में है, ठीक है। तो किसान का बेटा ही सेना में होता था। तो वास्तव में जो सिपाही होते थे, भारतीय सिपाही अंग्रेजों की सेना में, वो थे पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, यानी वास्तव में वो वर्दी वाले किसान थे। तो भारतीय समाज में कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उनका प्रभाव यदि भारतीय समाज में पड़ रहा है, अर्थात भारतीय किसानों पर पड़ रहा है, तो सिपाहियों पर पड़ना भी लाजमी है, ठीक है। यह बात ध्यान रखें। तो अब देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के पहले कई सैनिक विद्रोह हुए, और सैनिक विद्रोह क्यों हुए उनके कारण देखते हैं। अर्लियर मिलिट्री अपराइजिंग, 1857 के पहले जो सैनिक विद्रोह हुए, पहला है बहरामपुर का सैनिक विद्रोह 1764 में, ये 19वीं इन्फेंट्री ने किया था बंगाल में। वैन हेक्टर मुनरो एक सेना का अधिकारी था, 30 भारतीय लोगों को तोप में बांध करके उड़ा दिया था, तो सैनिकों ने विद्रोह किया था। ये आपको डेट याद रखना, 1764। दूसरा वेल्लोर म्यूटिनी 1806, पहले पढ़ चुके हैं। बहरामपुर म्यूटिनी 1824 बाय 47th रेजिमेंट ऑफ बीएनआई माने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री माने पैदल सेना, ठीक है। ओवर द इशू ऑफ बर्मा, वही मैं बताया कि इनको बर्मा भेजा जाता था समुद्र पार करके, ये जाने से मना किए तो विद्रोह हो गया। फिरोजपुर का सैनिक विद्रोह 1844 में हुआ। इंडियन सिपाहीज डिमांडेड फॉर अलाउंसेस बट कंपनी रिफ्यूज्ड। भारतीय सैनिक कह रहे थे हमें भत्ता चाहिए, अंग्रेज सैनिकों को भत्ता मिलता था, लेकिन भारतीय सैनिकों को भत्ता नहीं मिलता। और जब भारतीय सैनिकों ने बोला कि हमें भत्ता दो, अंग्रेजों ने मना कर दिया, बस फिर विद्रोह हो गया। पांचवा विद्रोह है बंगाल में हुआ था 16 फरवरी 1857 को, जब 19th रेजिमेंट ऑफ बीएनआई बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल की पैदल सेना की 19वीं टुकड़ी ने विद्रोह किया था 16 फरवरी 1857 में। और इस विद्रोह का कारण था यही चर्बी लगा हुआ कार्ट्रीज ग्रीस्ड विद फैट ऑफ काउ एंड पिग। वो जो चर्बी वाला कारतूस होता था, एक पैकेट में कारतूस भरा होता था, उसको मुंह से छीलना था, ठीक है, छर्रे होते थे उसमें, और उस छर्रे को नली में डालना था, उसके बाद उसके ऊपर बारूद डालते थे। तो वो छर्रा जिस पैकेट में पैक होता था, उसमें वो छर्रा जो है ग्रीस माने कि चर्बी के साथ चिकनाई के लिए लिपटा रहता था, ठीक है, उसको मुंह से फाड़ते थे। अब मुंह से फाड़ना क्यों जरूरी था? एक हाथ में बंदूक रखे हो, अब एक ही हाथ खाली है, तो उसमें मुंह को मदद लेना पड़ेगा। ऐसा कोई नियम नहीं था कि मुंह से फाड़ना है, पर एक हाथ में बंदूक है, बंदूक जमीन पर रख के आराम से फाड़ो, ऐसा तो है नहीं, जल्दी भरना होता है, तो मुंह से फाड़ना होता था, जिसमें चर्बी लगी होती थी। और कहा जाता था ये चर्बी गाय और सुअर का जो फैट निकलता है उससे बना है, और ये जो गाय है वो हिंदुओं के लिए पूज्य है, और जो सुअर है वो मुसलमानों के लिए हराम है। यानी कुल मिला के दोनों के धर्मों को खत्म करने का एक तरीका था। तो इस बात को लेकर के कि इस कारतूस में चर्बी मिली हुई है गाय और सुअर की, हम इस कारतूस को मुंह से नहीं छीलेंगे, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया 26 फरवरी 1857 में। यहीं से बात फैली बैरकपुर। तो अगला विद्रोह हुआ बैरकपुर 29 मार्च 1857 को, और यहां पर विद्रोह की शुरुआत की मंगल पांडे ने। कारण क्या था? वही जो पीछे ऊपर जो कारण था, वही कारण यहां पर भी था,
ठीक है, कि चर्बी वाला कारतूस हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। मंगल पांडे 29 साल का व्यक्ति, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। ठीक है, पांडे शूट हिमसेल्फ। पांडे ने जब मना किया कि भाई हम इसको नहीं करेंगे, तो अंग्रेज सैनिक अधिकारी ने इसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ये भागा और अपने आप को खुद को गोली चला ली, लेकिन अल्टीमेटली बच गया। और जब बच गया तो फिर इसको अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिया गया जमादार को। जमादार का मतलब होता है वो व्यक्ति जो हथियारों का रखरखाव करता है, उसको बोलते थे जमादार। ये भारतीय होते थे। तो वहां का एक जमादार था ईश्वरी प्रसाद, उसको ऑर्डर किया अंग्रेजों ने कि इसको अरेस्ट कर लो। ईश्वरी प्रसाद ने मना कर दिया, बोले हम नहीं करेंगे। फिर 2 और भारतीय लोगों को जो सैनिक थे उनको कहा कि पकड़ के लाओ, नहीं लाए। सबने मना कर दिया, हम नहीं पकड़ेंगे। अल्टीमेटली एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेख पलटू, वो भी सिपाही था, उसने कहा मैं पकड़ के लाता हूं, उसने पकड़ के लाया। ठीक है, तो मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और फिर 8 अप्रैल को अल्टीमेटली मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। साथ में उन सिपाहियों को भी, जिसमें जमादार ईश्वर प्रसाद और जिन्होंने गिरफ्तार करने से मना किया, सबको फांसी की सजा दे दी गई। और जो शेख पलटू है उसको प्रमोशन कर दिया गया और सैनिक से हवलदार बना दिया गया। ठीक है, ये जो बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को ये जो घटना घटी, इसी घटना ने 1857 के विद्रोह की लिए चिंगारी का काम किया और इसने पुश प्रोवाइड किया 1857 के विद्रोह के लिए। और यहीं से 1857 का विद्रोह शुरू हो जाता है और यही घटना 1857 के विद्रोह की तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज बनती है। ठीक है, खैर अभी हम और बात करते हैं जो मिलिट्री कॉजेज में हमने देखा था। कैपिटल ए में सैनिक विद्रोह, अब कैपिटल बी में हम देखेंगे ब्रिटिश लॉस, ऐसे ब्रिटिश कानून जो भारतीय सैनिकों के लिए ठीक नहीं थे। तो पहला था पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। ये पोस्ट ऑफिस एक्ट क्या था? इसके पहले तक जो सेना में हमारे भारतीय सैनिक काम करते थे, अगर वो चिट्ठी पत्री अपने घर भेजते थे तो उनको डाक टिकट फ्री में मिलता था, यानी कोई शुल्क नहीं लगता था उसमें और भेज दिया जाता था। ठीक है, लेकिन डलहौजी साहब ने क्या किया कि चिट्ठी पत्री में अब उन्होंने टिकट लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, पैसा लगाना शुरू कर दिया। इससे भी भारतीय, क्योंकि तो सैलरी भी कम होती थी भारतीय सैनिकों की, ऊपर से नए नए प्रकार की आप हमारे ऊपर व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ला रहे हो, तो इसलिए दिक्कत हो गई। अगला है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। ये एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था, माने डलहौजी जा चुके थे, लॉर्ड कैनिंग आ चुके थे। ठीक है, इंडियन सिपाही विल वर्क वेयरएवर दे विल बी डिप्लॉयड। इस एक्ट में क्या था? पहले यह था कि भारतीय सैनिकों से पूछ करके, क्योंकि अंग्रेजों का शासन केवल भारत में तो था नहीं, अफगानिस्तान में भी था, नेपाल में भी था, तिब्बत में भी था, बर्मा में भी था, श्रीलंका में भी था और भी कई जगह था। तो भारतीय सैनिकों को युद्ध करने के लिए या किसी और पर्पज के लिए अंग्रेज भारत के अलावा अपने और किसी कॉलोनी में भेज सकते थे। तो पहले जब भेजा जाता था तो भारतीय सैनिकों की मर्जी पूछी जाती थी, भाई आप वहां जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते? यदि नहीं जाना चाहते तो जबरन नहीं किया जाता था। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इस एक्ट को बनाकर के ये किया कि अब जिस सैनिक को हम जहां भर्ती करेंगे वहां उसको जाना पड़ेगा, और यदि वो इफबट किया तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, उसको जेल की सजा दे दी जाएगी। ठीक है, ठीक। अब आता है कैपिटल सी, अनइक्वल ट्रीटमेंट। भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिकों के बीच में भेदभाव भरा व्यवहार, ये सब भी सैनिकों को परेशान किया और सैनिक ने विद्रोह किया। पहला, नो इंडियन सिपाही हायर देन सूबेदार। भारतीय सैनिक कितना भी महान काम कर ले, कितना भी बड़ा युद्ध जीत ले, कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस कर दे, वो सबसे लोअर पोस्ट में होता था जो है सिपाही माने सैनिक, उसके ऊपर हवलदार, उसके ऊपर सूबेदार। इससे बड़ा पद कभी भी भारतीयों को नहीं मिला, चाहे आप कितना भी महान कार्य कर लो। और अंग्रेज हरामखोर कितने भी फिसड्डू हो, उनकी नियुक्ति ही सूबेदार से होती थी। ठीक है, तो ये बात, ये भेदभाव भारतीय लोगों को बुरा लगता था। वेरी लेस सैलरीज, भारतीय लोगों को बहुत कम वेतन एट द सेम रैंक। अब मान लीजिए एक ही रैंक का सिपाही है, कौन? भारतीय, और यूरोपीय भी सिपाही है। तो जो यूरोपीय सिपाही है उसका वेतन होता था 120 रुपया प्रति महीना और भारतीय व्यक्ति का होता था 6 रुपया प्रति महीना, 20 गुना का अंतर। जबकि ज्यादा काम और ज्यादा मेहनत और ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस इंडियन सिपाही करता था, ऊपर से 10 बार गाली भी सुनता था और उसका वेतन था 6 रुपया। तो इतना ग्रेट भेदभाव अंग्रेजों ने खड़ा किया था। सूबेदार की बात करें तो यूरोपीय सूबेदार था तो उसका वेतन था 195 और यदि भारतीय सूबेदार है तो उसका वेतन था 70 रुपया। ठीक है, यानी लगभग यहां पर 2.5 गुना से कई आसपास का अंतर है।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नो फॉरेन अलाउंसेस फॉर इंडिया। अगर भारतीय सैनिकों को और यूरोपीय सैनिकों को विदेश भेजा जाता था, विदेश माने भारत के बाहर कहीं भेजा जाता था युद्ध वगैरह, तो यूरोपीय सैनिकों को तो अलग से भत्ता दिया जाता था, भारतीय सैनिकों को भत्ता नहीं दिया जाता था। ये भेदभाव। इंफीरियर ट्रीटमेंट, हमेशा गाली देना है भारतीय सैनिकों को, छोटी से छोटी गलती पे कोर्ट मार्शल कर देना, मार देना, तोप में बांध के, इंफीरियर अमानवीय व्यवहार भारतीय सैनिकों के साथ किया जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ अंग्रेज सैनिक, जैसे 1857 के विद्रोह के पहले एक अंग्रेज सैनिक एक बार दारू पी के आया और उसी रेजिमेंट में जिसमें मंगल पांडे काम करते थे, उसमें 2-4 सैनिकों के ऊपर गोली चला दी, वो सब मर गए। अंग्रेजों ने एक कमेटी बिठाई कि ठीक है जांच करते हैं क्या हुआ। तो जांच में आया कि ये धोखे से गोली चल गई थी, उसको मालूम नहीं था कि ये लोड है या जो कुछ भी। तो इस प्रकार से अंग्रेज भेदभाव करते थे कि अगर एक अंग्रेज हजारों भारतीय सैनिकों को मार दे तो उसका अपराध क्षम्य है, लेकिन एक भारतीय उंगली भर उठा दे अंग्रेज के खिलाफ तो उसका कोर्ट मार्शल और तोप में बांध के उड़ा दिया जाता था। ठीक है। तो थोड़ा समझना भी है हमें साथ में कि ब्रिटिश लोगों ने कैसा अमानवीय व्यवहार हमारे साथ किया। ठीक है। इंफीरियर ट्रीटमेंट हो गया। नो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भारतीय सैनिकों को कोई बड़ा जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाता कि तोप खाने का मुखिया बना दिया जाए, घुड़सवार सेना का मुखिया बना दिया जाए, ठीक है, या किसी गुप्त सूचना विभाग, ऐसे कुछ बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं देते थे। ठीक। और 1857 के बाद तो जब ये विद्रोह खत्म होगा उसके बाद तो और ज्यादा भी कड़ाई कर दी जाएगी। ठीक है। भारतीय सैनिकों को गिन करके गोली दिया जाएगा, बंदूक तोप जहां भी है वहां सब यूरोपीय लोगों को भर्ती कर दिया जाएगा। तो ये तमाम भेदभाव थे। ठीक है। कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती थी। ठीक है। इफ डन समथिंग बेटर, यदि भारतीय सैनिक कभी कुछ बड़ा काम कर भी देता था तो उसका क्रेडिट अंग्रेज अधिकारी ले लेते थे, भारतीय सैनिकों को कोई क्रेडिट नहीं मिलती थी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक स्टेटमेंट है, एवरी नेटिव ऑफ इंडिया इज करप्ट, यानी भारत का हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, माने इंफीरियर है, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, अर्थात ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का बात नहीं है, ये अंग्रेजों की सोच को बताता है कि अंग्रेज लोग भारतीयों को किस दृष्टि से देखते थे, इंफीरियर है, करप्ट है, इमोरल है, इररिस्पॉन्सिबल है। ऐसे तमाम जितनी भी निगेटिव क्वालिटीज हैं आप सब डाल दीजिए इंडियंस में, ये सोच थी अंग्रेजों की। ठीक है। तो यहां तक हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कारण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।